सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट रोमांटिक एज। ये वर्ड जैसे ही हमारे सामने आता है पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लव एंड रोमांस, बट एक्चुअल में अगर आप रोमांटिक शब्द का जो मतलब है वो जानने की कोशिश करेंगे तो इट इज एन आइडियलाइज्ड व्यू ऑफ रियलिटी। आइडियलाइज्ड का मतलब हम लोग जैसा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब वो रियल में कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जब बोलते हो किसी चीज को कि ये एक आइडियल चीज है या फिर मेरा जो आइडल है वो ऐसा होना चाहिए, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि वो जो रियलिटी ऐसी होनी चाहिए, हमारा नेचर इतना सुंदर होना चाहिए, हमारी सोसाइटी में भाईचारा प्यार होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। पर क्या रियलिटी में ऐसा है? वो तो हम लोग को आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोमांटिक एज, जिसमें हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस ऑफ कोर्स देखने वाले हैं, जैसे हम लोग सारी एजेस में देख चुके हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द एसोसिएटेड राइटर्स एंड उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो रोमांटिक एज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एट लास्ट we are also going to see the related PYQs which will give you a complete picture कि if you have studied romantic age, आपने समझ लिया इस एज को, राइटर्स को देख लिया, then related PYQs अगर आप देख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। So on that note, let's quickly jump into the video. So romantic age का जो टाइम स्पेन है is from 1800 to 1850। आप बेसिकली बोल सकते हो कि it starts from 18th century and roughed up आपके 19th century के मिड तक आपका जाता है। आपका रोमांटिक एज, as we have already seen, talked about emotions, individualism, nature and imagination। अब अगर हम लोग रोमांटिक एज को हमारी पिछली एज विच वाज एनलाइटनमेंट या फिर न्यू क्लासिकल एज से कंपेयर करते हैं तो हम लोग ने ये पढ़ा था कि पिछली एज में दे वर टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ रीजन। आप हर चीज को लॉजिक से देखते हो, तर्क से देखते हो, हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, यू टेस्टिफाई एवरीथिंग एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशंस उस एज में हो रहे थे। तो आप समझ सकते होंगे कि उस एज से जब आप एक ऐसी एज में आ सकते हैं, आ गए हैं, इट इज अ वेरी बिग ट्रांजिशन। इस एज में लोग साइंस की बात नहीं कर रहे थे, तर्क की बात नहीं कर रहे थे, वो अपने अंदर की छुपी हुई इमोशंस की, फीलिंग्स की एंड नेचर कितना ब्यूटीफुल है एंड एवरीथिंग अराउंड अस वाज सीन फ्रॉम द लेंसेज ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। हमारे रोमांटिक एज में आपको इमोशंस एंड फीलिंग्स जो वर्ड है वो बार बार देखने को मिलेगा, चाहे एक इंडिविजुअल के नजरिए से, चाहे एक नेचर के नजरिए से। हम लोग एक छोटे से पत्ते को भी देखते हैं तो इस पर्टिकुलर एज में आपके एक छोटे से पत्ते, एक छोटी सी चिड़िया, आपके पहाड़, आपके पेड़, मतलब हर चीज को इन लोगों ने आइडियलाइज किया है, उनकी फीलिंग्स दे दी हैं, उन सारी चीजों को एक वॉइस दे दी है एंड वो क्या फील करते हैं उसके ऊपर कहानियां एंड पोएट्रीज लिखती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। रोमांटिक एज में सबसे पहली चीज जो हम लोग को ऑलरेडी समझ में आ चुकी है वो है कि ये वाली जो एज है ना बेटा, ये रिजेक्ट करती है आपके नियो क्लासिकल वैल्यूज को। एंड पिछली वीडियो अगर आप सब लोग ने देखी है तो यू प्रोबेबली नो कि नियो क्लासिकल का मतलब आपकी रीजन को, तर्क को, हर चीज को साइंटिफिक नजर से देखने की जो इनका आइडिया था, इस चीज को पूरी तरीके से रिजेक्ट करती है। तो अगर ये इस चीज को रिजेक्ट कर रही है तो एक्सेप्ट क्या करती है? स्पॉन्टेनिटी, इमोशन, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि मन में जैसा आ रहा है आप एग्जैक्टली वैसा बोल रहे हो, आप उसको किसी भी रूल्स में नहीं डालने की कोशिश करते हो। जैसे हमारे नियो क्लासिकल राइटर्स कहते थे कि अगर आप किसी वर्क को लिख रहे हैं तो दैट शुड बी अंडर द क्लासिकल इन्फ्लुएंस। आपको रूल्स पता होने चाहिए, आपको एक दायरे में रह के लिखना है। तो आपके जो रोमांटिक राइटर्स थे ना बेटा, वो कहते थे कि नहीं, जो पोएट्री है इट इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ माय इमोशंस। मेरे मन में जैसा आ रहा है मैं वैसा अपने पन्ने पे लिखता जा रहा हूं, मैं उसमें दिमाग नहीं लगा रहा कि नहीं इसमें साइंस लगाऊं, मैं इसमें दिमाग लगाऊं, तर्क लगाऊं, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक सीनरी को देखकर जो फील करूंगा मैं वो लिखूंगा, मैं एक नाइटिंगेल चिड़िया को देखकर जो फील करूंगा मैं उसको वैसे का वैसा अपने पन्नों पर लिख दूंगा। तो आपके न्यू क्लासिकल जो बिलीफ थे उनको रिजेक्ट करता है आपके जितने भी रोमांटिक राइटर्स हैं। ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि आपका यूजीसी नेट इसी तरीके से, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना बेटा, तो आप इनके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इफ यू आर वेरी इन डेप्थ इनटू द कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से हर चीज समझ में आ गई है, आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा।
ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर ये लोग आपकी ऑब्जेक्टिविटी एंड रीजन को नहीं पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है ये लोग पसंद करेंगे इमोशन एंड सब्जेक्टिविटी को। मैंने ऑलरेडी अपने कई सारे वीडियोस में आपको बताया है कि यूजीसी नेट का एक फेवरेट की टर्म है जो अपने क्वेश्चंस में वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देता है, एक है ऑब्जेक्टिविटी, एक है सब्जेक्टिविटी। ये आपके लिटरेरी थ्योरी एंड न्यू क्रिटिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी कई बार पूछा गया है एंड यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जितने भी आपके रोमांटिक्स हैं वो सब्जेक्टिव फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड चॉइसेस के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। वेयर एज आगे जाके आप जैसे न्यू क्रिटिक्स को देखोगे एंड आपके टीएस इलियट एंड मैथ्यू अर्नोल्ड लाएंगे, वो ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि एक राइटर को अपने वर्क से बिल्कुल डिटैच होकर वर्क लिखना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि पोएट्स एंड राइटर्स थॉट टू कन्वे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। आपका जो भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपके पर्सनल डिजायर्स एंड चॉइसेस से इफेक्ट होता है। आप मुझसे अगर पूछेंगे कि इस टाइम पे आपका फेवरेट नेता कौन सा है, तो अगर मैं एक सब्जेक्टिव इंसान हूं, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट आंसर थ्रू माई पर्सनल बिलीव्स एंड माई पर्सनल चॉइसेस विदाउट इवन थिंकिंग कि देश के लिए कौन सही होगा। तो ये फर्क होता है आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लव फॉर नेचर, ये सभी को पता है कि रोमांटिक जितने राइटर्स हैं उनका एक अलग ही प्यार है आपके नेचर को लेके एंड वो नेचर को नो डाउट एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि अच्छा भाई पेड़ है, फूल है, पहाड़ है, भाई सुंदर है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसकी फोटो ले लेंगे, इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बट व्हेन यू रीड द पोएम्स ऑफ रोमांटिक राइटर्स, द वर्ड्स दैट दे हैव रिटन, वो हम लोग को एक अलग ही पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं नेचर को, एज इफ वो लोग एक एक नेचर की एंटिटी को फील करते हैं। आपका एक एक पत्ता, एक एक फूल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये राइटर्स इतने कनेक्टेड थे आपके नेचर से कि आप इनकी पोएट्री में वो ब्यूटीफुल फील कर सकते हो कि इनको नेचर को देखने का एक अलग ही नजरिया है। सो दे सेलिब्रेटेड द ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, व्यूइंग इट एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोलेस एंड स्पिरिचुअलिटी। आपको वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में, देन हमारे कीट्स, शेली, इन सब की पोएम्स में देखने को मिलेगा कि ना सिर्फ ये लोग नेचर को सेलिब्रेट करते हैं बेटा, बट ये जो नेचर है इनके अकेलेपन का, इनके सोलेस का या फिर इनके काम का एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनता है। ये जब भी सिटी लाइफ से परेशान हो जाते हैं या फिर सिटी लाइफ की क्योटिक कंफ्यूजन दुनिया से ये दूर भागना चाहते हैं, तो ये एस्केप करते हैं इस नेचर में ही, इंस्पिरेशन लेते हैं अपने काम के लिए, शांति फील करते हैं एंड देन देयर फीलिंग्स गेट रिजुविनेटेड एंड वापस से ये अपने काम पे आ जाते हैं। दिस इज व्हाट कनेक्ट्स अ पर्सन टू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, नाउ दीज राइटर्स नॉट ओनली सेलिब्रेट योर नेचर बट दे हैव पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन। बाय सैमुअल टेलर कोलरिज की तो आप काफी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, फैंसी इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। एंड ऑल द राइटर्स ऑफ रोमांटिक एज वो इंडिविजुअल फीलिंग्स को बहुत ज्यादा मायने रखते हैं एंड एक इंसान अपनी इमेजिनेशन में क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या क्रिएटिविटी वो ला सकता है, वो इस पर्टिकुलर एज में बेटा बहुत ज्यादा एम्फसाइज की जा रही है। इसको समझने में कुछ डिफिकल्ट आपके लिए होगा नहीं अगर आप कंपेयर करते चलोगे कि भाई न्यू क्लासिकल एज में रीजन इंपॉर्टेंट था, तर्क लगाना इंपॉर्टेंट था, यहां पे इंपॉर्टेंट है इन लोग के लिए इमेजिन करना एंड क्रिएटिविटी दिखाना। आपके पोएट्स एंड राइटर्स इंस्पिरेशन लेते हैं आपके अपने ड्रीम से, मिथ से, फोकलोर से। भाई ड्रीम्स क्या होते हैं? ड्रीम्स क्या कोई हमारे सपने कोई सच्चे थोड़ी ना होते हैं, लेकिन इमेजिनेशन हम लोग को पता नहीं क्या क्या दिखाता है और हम लोग को पता नहीं कहां कहां पहुंचा देता है। सो दे हैव पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन। जो आपकी चीजें सच्ची नहीं भी होती हैं उसके बारे में ये लोग अपनी पोएट्री में बात करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, then nostalgia and medievalism. Now I am pretty sure कि आप में से काफी सारे बच्चों को ये बहुत ही माइन्यूट सा पॉइंट नहीं पता होगा। अभी तक हम लोग ने जितनी भी एजेस पढ़ी आपने देखा होगा कि वहां पे राइटर्स वर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंशियंट्स, कि भाई हम लोग एंशियंट्स को फॉलो करेंगे, चाहे जितने रेस्टोरेशन एज के राइटर्स थे, देन न्यू क्लासिकल एज में भी उन्होंने कहा भाई वो तो नाम ही न्यू क्लासिकल है कि हम लोग क्लासिक्स को फॉलो करेंगे। हमारे जो ग्रीक एंड रोम क्लासिक्स थे, एंशियंट्स थे, ये लोग उसको फॉलो करते हैं।
आपका रोमांटिक राइटर्स नेवर फॉलोड द एंशियंट्स, बट वो ज्यादा प्रेफर करते थे मिडिवलिज्म. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंशियंट एंड मिडिवलिज्म. अगर आप लोग हिस्ट्री में जानने की कोशिश करोगे तो आपकी हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. सेम गोज विथ योर लिटरेचर. एंशियंट आपका बिल्कुल पुराना है, दैट टॉक्स अबाउट अरिस्टोटल, प्लेटो एंड हमारे जितने भी स्टार्टिंग राइटर्स थे, दोज वर क्लासिक्स, दोज हु यूज्ड टू टॉक अबाउट रूल्स एंड किस तरीके से आपका किसी वर्क को लिखा होना चाहिए. मिडिवलिज्म कौन था? जहां पे चौसर की आपकी एज आती है, जहां पे शिवल्री दिखाई जाती है, नाइटहुड दिखाया जाता है, कोर्टली रोमांस दिखाया जाता है एंड आपकी सिंपल लिविंग दिखाई जाती है. सो आपके जो रोमांटिक राइटर्स है ना बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजीसी नेट इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि वो एंशियंट्स को प्रेफर करते थे या मिडिवलिज्म को. तो इस बात को याद रखना कि रोमांटिक्स सॉ या फिर ट्राई टू डिराइव द इंस्पिरेशन फ्रॉम द मिडिवियल कल्चर, जो आपके रोमांटिसाइज करते हैं अपनी लाइफ को नाइटहुड के जरिए, कोर्टली रोमांस के जरिए, सिंपल एंड ऑनेस्ट लिविंग के जरिए. ठीक है, उस टाइम पे आपका बहुत ही प्लेन लाइफ चलती थी, उस चीज को ये लोग आइडलाइज करते हैं एंड अपने वर्क्स में रिक्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं. तो इनका इंटरेस्ट जो है लिटरेचर में, चाहे आर्ट में, चाहे आर्किटेक्चर में, वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस्ड है बेटा आपके मिडिवियल पास से. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. रिवाइवल ऑफ गोथिक लिटरेचर. नाउ अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए. अगर हम लोग नेचर के बारे में बात करते हैं, आप खुद बताओ कि नेचर सिर्फ सुंदर होता है या फिर नेचर के भी दो रूप होते हैं. आप अगर नेचर को देखने की कोशिश करें कि एक आपको नदी है, वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड हमारे आसपास की जो सिविलाइजेशन है उनको मदद कर रही है एक अच्छा जीवन जीने में. भाई पानी तो जीवन है, हम लोग को ये देता है. लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर तूफान आ जाता है, वही जो नदी होती है आसपास के पूरे घरों को लेके डूब मतलब चली जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है. तो नेचर हम लोग को अपना एक बहुत ही अगली साइड भी दिखाता है. एंड ये आप सबको पता है कि नेचर या फिर किसी भी इंसान या किसी भी चीज के दो साइड्स होते हैं. वन इज अ ब्यूटीफुल आइडियलाइज्ड साइड एंड दूसरा है उसका एक बहुत ही डार्क साइड. तो आपके इस एज में बेटा सिर्फ नेचर की आइडलाइजेशन वाले राइटर्स नहीं आए जो नेचर को ब्यूटीफुली दिखा रहे थे. देयर वर आल्सो राइटर्स हु वर शोइंग द डार्क साइड ऑफ नेचर. जैसे आपके गोथिक लिटरेचर में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एंड मिस्टीरियस एलिमेंट्स को दिखा के ये लोग नेचर को दिखाया करते थे. ठीक है, तो गॉथिक जॉनरा हम सब लोग को पता है क्या है, जो ईरी फीलिंग देता है, हम लोग को डराता है. नेचर में आपके पत्तों की सरसराहट इस तरीके से दिखाई जाएगी, पेड़ आपके हिल रहे हैं, बहुत ही स्पूकी एंड डरावनी हम लोग को फीलिंग आती है. इसको हम लोग कहते हैं गॉथिक लिटरेचर, जो आपका इस पर्टिकुलर एज में बेटा बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो गया था. तो इस बात को आप लोग को याद रखना है कि इस एज में हम लोग सिर्फ नेचर को आइडियलाइज नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो शोइंग सम सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एंड द हॉररफुल साइड ऑफ द नेचर एंड द डार्क साइड ऑफ नेचर. ठीक है, तो इस बात को हम सब लोग याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे. सम क्रिटिक, सोशल क्रिटिक एंड आइडियलिज्म. ठीक है, इस एज में रोमांटिक वर्क्स जो थे आपके क्रिटिक कर रहे थे सोसाइटल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द टाइम. इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका रोमांटिक एज आगे बढ़ रही थी, उसी टाइम पे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बेटा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो आपका विक्टोरियन एज में हमारी जो नेक्स्ट एज है उसमें आते आते वो फुल ब्लूम में चला जाएगा. आपकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप हो रही थी, बड़े बड़े लैंड्स आपके क्लियर करके वहां पे प्लांट लग रहे थे, तो क्या हो रहा था कि हमारे नेचर का नुकसान हो रहा था. तो आपके रोमांटिक राइटर्स, जाहिर सी बात है, वो नेचर को इतना मानते हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट सच वास्ट एंड ग्रेट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आपके नेचर को हानि पहुंचाता है. सो देयर वर आल्सो मेनी रोमांटिक राइटर्स जिन्होंने उस टाइम के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बहुत क्रिटिक किया है. एंड उसके चलते जो सोसाइटी में करप्शन आने लगता है कि आपके जो इलाइट कल्चर होते हैं या जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, फिर वो आपकी वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास सोसाइटी पे जो अत्याचार करने लगते हैं एंड जो आपका एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है, उसके बारे में भी अब बात होना स्टार्ट हो गई थी, जो हम लोग विक्टोरियन एज में देखेंगे कि वो फुल ब्लूम में आ जाएगी एंड एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत बुरा हम लोग को देखने को मिलने वाला है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. प्रोज फिक्शन एंड रोमांटिक नॉवेल्स. ठीक है, इस एज में बेटा आपका प्रोज फिक्शन भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया था एंड वी ऑल्सो सॉ अ राइज इन रोमांटिक नॉवेल्स. नाउ अगेन आई वुड लाइक टू से कि रोमांटिक नॉवेल्स का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि देयर आर टू पीपल एंड दे फॉल इन लव, बट
रोमांटिक आपका जो फील होता है आइडलाइज नेचर का, बड़े बड़े पैलेसेस, सुंदर पैलेसेस दिखाए जाते थे एंड वहां पे जो लेडीज होती थी वो किस तरीके से रहती थी एंड फिर उनका किसी से अफेयर हो जाता था एंड उनकी स्टोरी आगे कैसे बढ़ती थी, तो एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक। सो इस पर्टिकुलर एज में आपकी जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं वो आपके रोमांटिक नॉवेल्स को लिखा करती थी। इनके कई सारे वर्क्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच आई विल लेट यू नो एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट विच इज बीइंग रिपीटेड। आपके जितने रोमांटिक्स थे या रोमांटिक एरा की जो हवा चल रही थी, इस टाइम के जितने राइटर्स थे ना, ये अर्बनाइजेशन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिजेक्ट कर रहे थे एंड इसी वजह से बेटा कई बार आगे जाके विक्टोरियन एंड मॉडर्न राइटर्स बोलेंगे कि रोमांटिक राइटर्स ना अपनी ही एक आइडियल दुनिया में जी रहे थे एंड उनको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। बाय रियलिटी में ये था कि आपके देश को डेवलप करना है, यू नीड प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज फॉर दैट। आप सिर्फ और सिर्फ नेचर को आइडियलाइज करके ही नहीं रह सकते हो कि भाई सब कुछ बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है एंड मैं गलत चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा। सो इस पर्टिकुलर चीज पे आपके रोमांटिक्स को काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था कि ये लोग रियलिटी से अपना मुंह फेर लेते हैं, देखने की कोशिश नहीं करते हैं एंड अपने लिटरेचर में, अपने वर्क्स में सिर्फ और सिर्फ नेचर की सुंदरता को दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ रोमांटिक एज। नाउ यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आपके रोमांटिक एज में कई सारे मेजर एंड माइनर राइटर्स हैं, विच आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैम आपने इतना अच्छा समझा दिया एंड वी ऑल्सो वॉन्ट अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द मेजर एंड माइनर राइटर्स अलॉन्ग विद ऑल ऑफ देयर वर्क्स, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर से जाके देखिए। ये एक राइटर्स लिस्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने हर एज के इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड उनके एक एक वर्क की आपको लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। सो इन दोनों वीडियोस को अगर आप कॉम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, आपने एज को समझ लिया, उसके राइटर्स को देख लिया, क्वेश्चंस लगा लिए, यू आर सॉर्टेड फॉर दैट एज। तो आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का आपको पॉपअप जरूर से दे दूंगी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, जो भाई फादर माने जाते हैं आपके रोमांटिक एरा के। ये पसंद करते थे नेचर को आइडियलाइज करना। इनके कई सारे वर्क्स हैं जिसमें से सबसे फेमस आपका लिरिकल बैले माना जाता है, बिकॉज इसकी ही इट इज अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टो। जब इन्होंने इसको पब्लिश कराया था, माना जाता है कि तभी से ही आपकी सही तरीके से रोमांटिक एज आपकी स्टार्ट हुई है। देयर आर सो मेनी वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। इनके पोएट्री कलेक्शंस, इनकी पोएट्री एंड जो इन्होंने लिरिकल बैलेड्स और उसके अंदर जो प्रीफेस टू लिरिकल बैले लिखा है वो आपके क्रिटिसिज्म का भी पार्ट बन जाता है। मैंने वो सारी चीजें उस वीडियो में कवर की है, तो उसको जरूर से जाके आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट अप वी हैव सैमुअल टेलर कॉलरिज, उनके ही साथी हैं। इनके साथ मिलके इन्होंने लिरिकल बैले को पब्लिश कराया था। इनके भी कई इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसमें से आपका यूजीसी नेट आपको कई सारे डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछता है। कुबला खान है, बट इनके और भी बहुत सारे वर्क है, अगेन आप उस वीडियो में देख सकते हो। देन वी हैव लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन इज वन सच राइटर जो अगेन आपके रोमांटिक एरा के एक ऐसे राइटर हैं जो नेचर को थोड़ा सा डार्क रियलिटी करके दिखाते हैं। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, डॉन जुआन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पीबी शेली एंड कीट्स, two very very important writers who are famous for their beautiful poetry and their odes। इन दोनों की ही पोएट्री की पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। एंड कीट्स की तो जितनी भी ओड्स हैं मैंने सारे उस वीडियो में बताई हैं कि इससे आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस भी बेटा पूछी जाती हैं, विच आई विल शो यू इन द क्वेश्चंस एज वेल। तो इनको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, सो विद दैट वी हैव कम ऑन टू द क्वेश्चंस। हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी चीजें देख ली हैं। आप उस वीडियो को जरूर से इस वीडियो के बाद देखिएगा, कुछ भी देन आपका बचने वाला नहीं है। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लिटरेचर स्टूडेंट टू प्रैक्टिस द पीवाईक्यूज राइट आफ्टर अ पर्टिकुलर टॉपिक। उससे आपको आइडिया लगता है कि एक एज से आपके कितने और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, इन गॉडनेस इज अ फ्रेज यूज्ड इन connection with neoclassicism by।
आपके कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने बोला है कि नियो क्लासिकल एज में आपकी इन गॉडनेस मतलब बिना मतलब जबरदस्ती में आपके शब्दों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना की जो आदत है वो आपके न्यू क्लासिक्स की आदत है। तो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैले में न्यू क्लासिकल राइटर्स के लिए ये बात बोली है। आपके जो न्यू क्लासिक्स थे वो रोमांटिक्स को पसंद नहीं करते थे एंड जो रोमांटिक्स थे वो बिल्कुल भी न्यू क्लासिकल राइटिंग्स को पसंद नहीं करते थे। ये इनका मानना था कि जो आपकी पोएट्री है वो आपके मन से निकलनी चाहिए एंड इट शुड नॉट बी गवर्न्ड अपॉन एनी रूल। भाई लेकिन न्यू क्लासिकल्स तो कहते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग नहीं लगा तो तुम्हारी पोएट्री बिल्कुल बेकार है। सो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। एंड अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि कौन से एज से 36 का आंकड़ा चल रहा था। ठीक है, सो ये आपके प्रीफेस टू लिरिकल बैले में बोला है। आप सबको पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैले में फॉर्म एंड डिक्शन के बारे में कई हद तक बात की है एंड इस प्रीफेस टू लिरिकल बैले के जरिए ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैं जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज करता हूं यही एक सही तरीका है पोएट्री लिखने का। ठीक है, Which of the following is not true about lyrical ballet? Again, lyrical ballet से आपको कई सारे questions देखने को मिलेंगे, so you are not going to do this mistake of leaving the lyrical ballets. बिल्कुल डिटेल में पढ़ना कि ये कब आपका पब्लिश हुआ था, कितने आपके इसके वर्जन्स आए हैं, कौन से वर्जन में कौन से प्रीफेस को ऐड किया गया, पोएटिक डिक्शन की बात कहाँ की गई है। पूरा क्रिटिसिज्म आपका लिरिकल बैले से आता है, एक एक लाइन आपको अंदर से आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि मैम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। आपके लिरिकल बैलेट्स में क्या चीज ट्रू नहीं है? इट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम। मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपके वर्ड्सवर्थ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को लेके पर्टिकुलर नहीं थे कि ऐसे ही लिखना चाहिए, रूल्स को तो बिल्कुल भी ये अवॉइड करते थे, ये कहते थे जो मन में आता है वो लिखो। तो आपके लिरिकल बैलेट्स में पर्टिकुलरिटी बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अरेंज द फॉलोइंग क्रिटिकल वर्क्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। नाउ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मेजर एजेस से पूछा जाता है। काफी सारे उस एज के आपको वर्क्स दे दिए जाएंगे एंड उसकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। नाउ आपके लिए होमवर्क है कि आप सबको कमेंट करके बताना है ये जितने भी वर्क्स आपको दिख रहे हैं विद डेट आपको कमेंट करके जाना है। इससे आपको भी लर्न हो जाएगा एंड कोई आपका कमेंट देखेगा तो उसका भी फायदा होगा। ठीक है, सो जरूर से इसको कमेंट करिएगा। Who said there can be and there ought to be the difference between the language of prose and metrical composition? ये बात किसने बोली है कि आपकी पोएट्री और प्रोस की लैंग्वेज में फर्क है और फर्क हमेशा रहेगा। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपके वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के बीच में हो गई थी लड़ाई। वर्ड्सवर्थ कह रहे थे कि भाई पोएट्री और प्रोस के बीच में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपके कोलरिज कहते हैं कि भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो, आपके प्रोज इज अ वेरी ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। क्या न्यूज़पेपर पढ़ना और एक पोएट्री को पढ़ना जिसमें राइम, रिदम एंड मीटर है, दोनों क्या एक ही बातें हैं? तो आपके जो कोलरिज हैं वर्ड्सवर्थ से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे एंड अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में वो जम के वर्ड्सवर्थ की बुराई भी करते हैं और इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं जो आपके यूजीसी नेट ने रिसेंटली पूछा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी डिटेल में आपका यूजीसी नेट पीवाईक्यूज आपसे पूछता है। अगर आप पास्ट पेपर्स नहीं लगाते हो एंड सिर्फ एमसीक्यूज पे रिलाई करते हो तो आपको कभी पता नहीं लगेगा कि किस तरीके के डिटेल्ड क्वेश्चंस आपसे आपका यूजीसी नेट अब पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोलरिज's द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अ पोएम इन। आपकी जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजीसी नेट एक एक डिटेल छाट के आपसे पूछेगा। इसमें से ये पूछा है कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आपकी 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Arrange the following terms in the chronological order of sequence of their appearance. Again आपसे chronology पूछी है कि dissociation of sensibility, unreliable narrator, theater of cruelty, egotistical sublime, इसको आप बताओ कि आप chronology आपको बतानी है। भाई egotistical sublime आपके जॉन कीट्स ने दिया है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि बाकी के जो 3 आपके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, बहुत इजी है ये बताना, जरूर से कमेंट करके जाना कि वो कौन कौन से राइटर
ने लिखे हैं। वंस यू राइट दैट इन द कमेंट्स, कभी भी वो आप नहीं भूलने वाले हो, ठीक है? तो जरूर से आप लोग कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मैच द पोएट विद द ओपनिंग लाइंस। यूजीसी नेट का रोमांटिक एरा से फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइम पे आपके मेजॉरिटी ऑफ द राइटर्स जो थे ना बेटा, वो पोएट्स थे। एक एक राइटर ने भैया कोई 100 50 पोएट्री लिखी है, उसमें से उनकी जितनी इंपॉर्टेंट पोएट्री है उसकी ओपनिंग लाइंस को आपको देंगे और कहेंगे कि आप छाट के बताओ, मैच करो कि कौन सी लाइन कौन से राइटर को मैच कर रही है। सेम गोस विथ योर क्लोजिंग लाइंस। कभी कभी आपकी मिडिल लाइंस भी दे दी जाती है फिल इन द ब्लैंक्स या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि हमारे रोमांटिक राइटर्स कौन से मेजर राइटर्स हैं एंड उनके जो मेजर वर्क्स है उनकी पोएट्री को टेक्स्ट वाइज भी बेटा आपको करना पड़ेगा। ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बहुत ही क्लियरली बताई हुई हैं, तो आप उसको जरूर से विजिट करिएगा, ठीक है? विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस द क्वेश्चन ऑफ वन सिंगल सेक्शन ऑफ एनी ऑफ योर सिलेबस, जैसे कि ब्रिटिश लिटरेचर के हम लोग कंटिन्यूअसली लगाते चले जा रहे हैं, इसी तरीके से अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे इस कोर्स को जरूर से अवेल करिएगा। यहाँ पे आपको दोनों ईयर वाइज भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिस बच्चे को मिसलेनियस लगाने हैं हर शिफ्ट के क्वेश्चंस वहां मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज। देन किसी बच्चे को अगर सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं कि मुझे बिल्कुल आज डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे आज सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस लगाने हैं, मुझे आज इंग्लिश इन इंडिया के क्वेश्चंस लगाने हैं, वो सारे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। आपको ढूंढने की मेहनत नहीं करनी है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको जरूर से जाके आप चेकआउट करिएगा, ठीक है? Apart from that, you always get my free lectures on my YouTube। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको मेरे टेलीग्राम पे भी काफी सारी फ्री सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के डेली बच्चों को मिलते हैं एक पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज का सेट, जो बच्चे फ्री में रोज लगाते हैं और अपनी तैयारी को हर दिन बेटर करते हैं। यू ऑल्सो गेट सर्टेन पोल्स, जिसको यूज करके अगेन आप बहुत अच्छे तरीके से पीवाईक्यूज को लगा सकते हो। आपको काफी सारे लिंक्स मिल जाएंगे मेरे इस पर्टिकुलर चैनल पे। कोई भी नोटिफिकेशन जैसे एडमिट कार्ड आ गया या फिर कोई भी नई डिटेल आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वो मैं आपको इसी ग्रुप के जरिए देती हूं। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे यहाँ पे चैट भी करते हैं एक दूसरे से, किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो बच्चे यहाँ पे मुझसे पूछते हैं या फिर आपस में ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आपके लिए फ्री है, जरूर से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन करिए। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये एज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी एज को हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे अगले वीडियो में, विच इज द विक्टोरियन एरा। आप अगर इसको कंटिन्यूअसली देखते हुए चले जाओगे तो आपका ब्रिटिश लिटरेचर बहुत ब्यूटीफुली प्रिपेयर होगा और आपके मन में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं बचेगा। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। I will meet you up next in yet another video. Do comment me down and let me know कि ये सीरीज आपको कितनी हेल्प कर रही है, what are the things you are expecting आगे के वीडियोस में, एंड कनेक्ट करते रहना हमारी हर वीडियो को एंड देखते रहना। So up till then, bye and take care.